हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स पढ़ेंगे। ये सेट 3 है। इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी है। ये 500 की जो सीरीज चल रही है ना, उसी की है। ठीक है, 500 जो सीरीज चल रही है लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये, एंड मिसलेनियस है ये। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये 500 सीरीज है जिसमें से हमने 2 इसके सेट हो चुके हैं, यानी कि 2 वीडियो आ चुकी हैं। ये 3rd वीडियो है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच जो कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, फीडबैक भी दिया करें अपना। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। 100 क्वेश्चन हो गए थे। पर वीडियो में हम क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पे हम अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ फिर प्रैक्टिस ही है। तो हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्वेश्चन का, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिग्निफायर। ये जो सिग्निफायर है ये साउंड इमेज है, एंड द सिग्निफाइड, ये जो सिग्निफाइड है ये कॉन्सेप्ट है। इसको इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है? ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है सिग्निफायर और सिग्निफाइड, ये दोनों कॉन्सेप्ट किसके द्वारा पेश किया गया है या किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? जैक्स डेरिडा है, फर्डिनेंड डी सॉसर हैं, रोलैंड बार्थ हैं, माइकल हैं। तो किसके द्वारा किया गया है ये बताना है, फर्डिनेंड डी सॉसर। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ना आपका, जो आपका सिग्निफायर है, सिग्निफायर को समझेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये लिंग्विस्टिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में है। ठीक है, लिंग्विस्टिक जो भाषा विज्ञान है उसके एक बुनियादी सिद्धांत के बारे में है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा थिंकर था जिसने पहली बार ये बताया कि कोई भी साइन 2 हिस्सों से बना होता है, यानी कि जो मार्क है, जो चिन्ह है, जो साइन है। तो वो थिंकर कौन है जिसने ये पहली बार बताया था कि कोई भी साइन 2 पार्ट से बना होता है। एक है सिग्निफायर, एक है सिग्निफाइड। सिग्निफायर क्या होता है? सिग्निफायर वो टर्म है जिसे हम बोलते या लिखते हैं। ठीक है, जैसे पेड़। तो जब हम पेड़ शब्द के साउंड या उसकी एक रिटन इमेज होती है, जिसे हम मतलब सिग्निफायर वही है, जिसे ऐसा शब्द है ना जिसे हम बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। जैसे कि पेड़ है, अब पेड़ को हम पेड़ शब्द की साउंड भी, या उसको हम लिखित एक इमेज भी बना सकते हैं पेड़ का। ठीक है, इमेज भी बना सकते हैं पेड़ का। तो ये हो गया आपका सिग्निफायर। ठीक है, और आपका जो सिग्निफाइड है, सिग्निफाइड जो है ना, ये मतलब ये असली चीज़ या विचार या थॉट जिसकी तरफ वो शब्द इशारा कर रहा है। जैसे पेड़ शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आने वाली एक असली पेड़ की तस्वीर आ जाती है। जैसे मैंने कोई वर्ड बोला आपको, जैसे पेड़ ही बोल दिया, अब पेड़ मैंने बोला, तुरंत आपके दिमाग में असली वाले पेड़ की इमेज आने लग गई। ये होता है सिग्निफाइड। और ये जो सिद्धांत है ना, ये फेमस एक वो थे, क्या बोलते हैं, स्विस भाषाविद थे, फर्डिनेंड डी सॉसरे ने दिया था। तो याद रखना है, बी करेक्ट हो जाएगा। फर्डिनेंड डी सॉसरे ने दिया था। इन्हें मॉडर्न लिंग्विस्टिक का जनक माना जाता है। किन्हें? इन्हें ही। तो ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एक सेकेंड। हाँ, ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, डीकंस्ट्रक्शन इज अ क्रिटिकल थ्योरी मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। ये जो डीकंस्ट्रक्शन है ना, ये एक क्रिटिकल थ्योरी है जो सबसे ज़्यादा किससे एसोसिएट है, किससे जुड़ा हुआ है। अब ये जो डीकंस्ट्रक्शन है ना, इसको हिंदी में हम बोलते हैं विखंडन। ये ना 20वीं सेंचुरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी और फिलॉसफी यानी कि दार्शनिक एक कॉन्सेप्ट था। डीकंस्ट्रक्शन यानी कि सिद्धांत है। ठीक है, तो इस सिद्धांत का जो मेन जनक है वो कौन है? जैक्स डेरिडा है, मैथ्यू अर्नोल्ड है, टी.एस. इलियट है, नॉर्टन फ्राई है। तो ये समझ लेते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन है क्या। डीकंस्ट्रक्शन का जो सिद्धांत है ना, वो फ्रेंच एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था जैक्स डेरिडा। इनके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। ठीक है, किसके साथ? जैक्स डेरिडा के साथ। और ये जो डीकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत है ना, ये कहता है कि किसी भी टेक्स्ट का कोई फिक्स्ड मतलब नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज खुद विरोधाभासों से भरी होती है, कॉन्ट्राडिक्ट से भरी होती है। ये डीकंस्ट्रक्शन कहता है। तो जैक्स डेरिडा इससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ पैनेजिरिक इज़ अ लिटरेरी वर्क दैट। पैनेजिरिक एक लिटरेरी वर्क है। जो पैनेजिरिक क्या होता है? देखिए, जो पैनेजिरिक है ना,
ये एक स्पीच होती है, एक राइटिंग होती है, जिसमें कोई पर्सन हो गया या कोई ऑब्जेक्ट हो गया या किसी की सक्सेस की बहुत ज़्यादा, या यूँ बोलो कि खुलकर बड़ाई की जाती है। बड़ाई यानी कि तारीफ़ की जाती है। ये एक तरह का ना गुणगान होता है, ठीक है, प्रेज़ की जाती है। और ऐसी प्रेज की जाती है ना, एकदम बहुत ज़्यादा खुलकर बड़ाई की जाती है, लॉफ्टी प्रेज की जाती है, जिसमें कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं होती है, कोई आलोचना नहीं होती है, सिर्फ तारीफ़ ही होती है, पैनेजरिक। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ऑफर्स लॉफ्टी प्रेज टू पर्सन और थिंग। इसमें ज़रूरी नहीं किसी पर्सन की ही तारीफ़ की जाए, किसी वस्तु की भी तारीफ़ की जाती है, किसी की सक्सेस की भी तारीफ़ की जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें कहीं भी आलोचना नहीं होती है, सिर्फ तारीफ़ होती है। वो होता है पैनेजरी, एक प्रकार का स्पीच है, एक प्रकार की राइटिंग है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ शॉर्ट पिथी स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ, अ मॉरल प्रिंसिपल। ये क्या कहलाएगा? जैसे पावर टेंस टू करप्ट, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है ताकि आपको और इजी समझ में आ जाए। एफोरिज्म में कहेंगे कि एलिगरी कहेंगे कि यूफेमिज्म में कहेंगे कि कंसीट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत ही पिथी स्टेटमेंट होती है, जो कि एक जनरल ट्रूथ बताती है या मॉरल प्रिंसिपल के बारे में बताती है। ये क्या कहलाएगा? जैसे यहाँ पे एग्जांपल है पावर टेंस टू करप्ट, यानी कि शक्ति भ्रष्ट करती है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो बहुत छोटा हो, बहुत पिथी हो और जिसमें जनरल ट्रूथ हो या फिर मॉरल प्रिंसिपल, मॉरल सिद्धांत को व्यक्त करता है। ऐसी लिटरेरी डिवाइस के बारे में है जो कम शब्दों में एक बड़ी सच्चाई या नैतिक बात कहती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? एफोरिज्म कहते हैं। ये बहुत ही छोटी होती है एफोरिज्म, क्लेवर होती है, मेमोरेबल सेंटेंस होते हैं, ये एफोरिज्म कहलाते हैं। और ये सेंटेंस ना जीवन के किसी बड़े सच को बहुत कम शब्दों में कहते हैं, उसे कहते हैं। जैसे कि टाइम इज़ प्रीसियस, छोटी बहुत होती है लेकिन एकदम जनरल ट्रूथ बताती है। टाइम इज़ प्रीसियस, बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी बात बोला है। जैसे मैंने कहा जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है छोटा लेकिन बहुत गहरी बात है। ठीक है, किसी बड़े जीवन के किसी बड़े सच को बहुत कम शब्दों में कहना, वो होता है आपका एफोरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गाइनोक्रिटिसिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी दैट फोकसेस ऑन। देखिए यहाँ पे जो गाइनोक्रिटिसिज्म है ना, ये एक ब्रांच है किसका? फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी का, फेमिनिस्ट साहित्यिक सिद्धांत का ये एक ब्रांच है गाइनोक्रिटिसिज्म, जो किस पे फोकस करता है? गाइनोक्रिटिसिज्म, ये पूछ रहा है। ठीक है, जो कि एक लिटरेरी फेमिनिस्ट थ्योरी का ही एक पार्ट है। तो याद रखना ये जो गाइनो से याद रखना, गाइनो से आप यहीं पे, ये गाइन मतलब ही होता है फीमेल, है ना। तो गाइनोक्रिटिसिज्म याद रखना, ये फोकस किस पे करता है? ये मेंस पे नहीं करता, मतलब मेंस द्वारा लिखे गए लिटरेचर में महिलाओं को कैसे दिखाया गया है, इस पर नहीं होता, बल्कि इसके बजाय ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ महिलाओं द्वारा लिखे गए लिटरेचर पर पूरी तरह से फोकस्ड होता है। यानी कि जो महिला राइटर होती हैं, जो लिटरेचर लिखती हैं, उस पर पूरी तरह से ये फोकस्ड होता है गाइनोक्रिटिसिज्म। ठीक है, यानी कि ये महिला राइटर के हिस्ट्री, उनके स्टाइल, उनके थीम, उनकी लिटरेरी परंपरा का अध्ययन करता है। द स्टडी ऑफ वीमेन एज राइटर्स एंड द हिस्ट्री ऑफ फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन, ये याद रखना है। ओके, यानी कि ये फीमेल राइटिंग से ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड विद इन और एट द एंड ऑफ वर्ड्स, इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे देखो साफ साफ कह रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होगा, और या तो ये जो साउंड है ना, ये बीच में आएगा, या तो ये वर्ड के लास्ट में आएगा। जैसे कि पीटर पैटर, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टी का साउंड आ रहा है जो कि बीच में मिड में आ रहा है, और आर का साउंड निकल रहा है जो कि एंड में आ रहा है। अब इसे हम क्या कहेंगे? एसोनेंस, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस या राइम। एलिट्रेशन तो आप लोग लगाइएगा नहीं, क्योंकि एलिट्रेशन शुरुआत में होता है, बिगिनिंग में रहती है उसकी रिपीटिशन, चाहे वो लेटर की रिपीटिशन हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो, वो एलिट्रेशन नहीं है। कॉन्सोनेंस, असोनेंस, राइम भी नहीं है यहाँ पे। बचा आपका असोनेंस, बचा आपका कॉन्सोनेंस। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो। और असोनेंस जो होता है ना, ध्यान रखना, इसमें ना वाउल साउंड की रिपीटिशन होती है। ये भी वाउल साउंड आपका बीच में भी आ सकता है, इसमें भी मिड में ही आता है वाउल साउंड, इसकी रिपीटिशन होती है, मिड में आता है। कॉन्सोनेंस जो होता है ना, इसमें ना कॉन्सोनेंट साउंड बीच में आता है, मिड में भी आता है। कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है, मिड में भी आता है एंड एंड में भी आता है।
जैसे कि पीटर पैटर, यहाँ पे टी बीच में आया, टी का साउंड बीच में आ रहा है, आर का साउंड आ रहा है एंड में, तो ये आपका कहलाएगा क्या, कॉन्सोनेंस। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्याज्मस, क्याज्मस एक रिटोरिकल डिवाइस है इन विच, ठीक है, ये एक रिटोरिकल यानी कि एक प्रकार का अलंकार ही है क्याज्मस, जिसमें क्या पाया जाता है। तो याद रखना क्याज्मस एक बहुत ही क्लेवर सिंटेक्स मतलब एक डिवाइस है। इसमें दो सेंटेंस या दो पार्ट्स के स्ट्रक्चर को क्या कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया जाता है। यानी कि जैसे पहला पार्ट ए बी है तो इसमें क्या किया जाएगा, उसी पार्ट को बी ए बना दिया जाएगा, यानी कि रिवर्सल कर दिया जाता है स्ट्रक्चर को। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा नेवर, ठीक है, नेवर लेट अ फूल, नेवर लेट अ फूल, फिर हम क्या कर देंगे, नेवर लेट अ फूल किस यू, फिर कर देंगे यहाँ पे और अ किस, ठीक है, अ किस फूल यू। अब यहाँ पे आप खुद ही देखेंगे, ये जो नेवर लेट अ फूल किस यू, ये वाला स्ट्रक्चर अ किस फूल यू क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। तो इसमें यही चीज़ होती है क्याज्मस में ना, इसमें दो सेंटेंस या दो पार्ट्स के स्ट्रक्चर को क्या कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है। यानी कि अगर पहला जो पार्ट है उसका स्ट्रक्चर ए बी है तो दूसरे को हम क्या बना देंगे, बी ए बना देंगे, इस तरह ए बी बी ए, इस तरह, समझ में आया, स्ट्रक्चर को उल्टा कर दिया जाता है, वो होता है क्याज्मस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टू आर मोर क्लॉजेज आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू अ रिवर्सल ऑफ स्ट्रक्चर ए बी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है द डेलिब्रेट ओमिशन ऑफ कंजंक्शंस बिटवीन अ सीरीज ऑफ रिलेटेड क्लॉजेज आई केम, आई शॉ, आई कॉन्कर्ड इज, ठीक है, हमें बताना है यहाँ पे चलिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेलिब्रेट ओमिशन ऑफ कंजंक्शन बिटवीन अ सीरीज ऑफ रिलेटेड क्लॉज, कोई क्लॉज है या कोई सेंटेंस है उसमें जानबूझकर कंजंक्शन को हटा देना या कोई पॉज को हटा देना, कंजंक्शन को हटा देना, वो क्या कहलाएगा, पॉलीसेंडेटन है, एसिंडेटन है, जेगुमा है, एनाफोरा है, क्या कहलाएगा। मतलब उस ये जो क्वेश्चन है ना, ये उस डिवाइस के बारे में पूछ रहा है जहाँ सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द, जैसे सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं, उसको ना जानबूझकर, कंजंक्शन होते हैं बट, है ना, ये जो कंजंक्शंस होते हैं इनको जानबूझकर हटा दिया जाता है। तो जब कोई राइटर पेश या अर्जेंसी दिखाने के लिए एंड बट जैसे जोड़ने वाले कंजंक्शन को जानबूझकर ओमिशन देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे आई केम, आई शॉ, आई कॉन्कर्ड, यहाँ पे कहीं पे भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं हुआ, ना ही एंड का ना ही बट का। ये राइटर ना थोड़ा सा तेज़ी में रहता है या अर्जेंसी दिखाने के लिए इस तरह का काम करता है, वो कंजंक्शन को नहीं रखता, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिंडेटन कहते हैं। क्या कहेंगे, एसिंडेटन कहेंगे, ये ध्यान रखना है, बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। The deliberate use of many conjunctions for emphasis. We have ships and men and money and stories. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिया है ताकि आपको ना आंसर ढूंढने में ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ओके, ठीक है। डेलिब्रेट यूज़ ऑफ मेनी कंजंक्शन फॉर एम्फेसिस, मतलब एम्फेसिस देने के लिए यानी कि जोर देने के लिए जानबूझकर बहुत सारे कंजंक्शन का यूज़ करना, जैसे कि वी हैव शिप्स एंड men and money and stores। अब यहाँ पे and लगा के जोड़ा गया है, यहाँ पे जानबूझकर एम्फेसिस करने के लिए जानबूझकर बहुत सारे कंजंक्शन का यूज़ करना, इसे हम क्या कहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जानबूझकर कंजंक्शन को हटा देना राइटर जल्दबाजी में करता है, अर्जेंसी दिखाने के लिए, पेस दिखाने के लिए जानबूझकर वो कंजंक्शन को हटा देता है, एंड बट जैसे कंजंक्शन को हटा देता है तो उसे एसिंडेटन कहते हैं। और यहाँ पे राइटर क्या करता है, जानबूझकर एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी डेलिब्रेट है, जानबूझकर एक्स्ट्रा कंजंक्शन को लगा देता है तो उसे हम क्या कहेंगे, याद रखना, उसे हम पॉलीसिंडेटन कहेंगे। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, एसिंडेटन जानबूझकर हटा देना, पॉलीसिंडेटन जानबूझकर लगा देना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है।
पॉली मतलब ही होता है, ध्यान रखना, पॉली, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत, मेनी, ठीक है, पॉली मतलब ही होता है मेनी। और पॉलीसेंटेंस में राइटर ना जानबूझकर हर शब्द के बाद एंड या फिर एंड लगा देगा या फिर और लगा देगा, और जैसे शब्द लगाता है, ताकि हर चीज़ का वजन और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो महसूस हो, इसलिए राइटर यूज़ करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ बर्लेस्क अचीव्स इट्स इफेक्ट बाय, अ बर्लेस्क अचीव्स इट्स इफेक्ट बाय, जो बर्लेस्क होता है, जो बर्लेस्क है ना, वो अपना प्रभाव कैसे प्राप्त करता है, यानी कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन ना बर्लेस्क के बारे में है, जो सटायर का ही एक फॉर्म है। बर्लेस्क क्या है, ये भी सटायर का ही एक फॉर्म है, एक रूप है सटायर का, बर्लेस्क। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बर्लेस्क एक तरह का ना मजाक या व्यंग है, एक सटायर है जो क्या करता है, इनकॉन्ग्रुइटी, ठीक है, इनकॉन्ग्रुइटी पैदा करता है, यानी कि इनकॉन्ग्रुइटी से पैदा होता है। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं बर्लेस्क। एक होता है हाई बर्लेस्क, ध्यान रखना, बर्लेस्क ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका हाई बर्लेस्क, ठीक है, और एक होता है आपका लो बर्लेस्क। ये ध्यान आपने रखना है, ठीक है, हाई बर्लेस्क, लो बर्लेस्क। अब हाई बर्लेस्क क्या होता है, हाई बर्लेस्क में होता है ना कि जब किसी छोटी सी ट्रिवियल बात को बहुत ज़्यादा ग्रैंडर यानी कि एपिक स्टाइल में लिखा जाए, वो होता है हाई बर्लेस्क। यानी कि बहुत ही ट्रिवियल बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, ट्रिवियल बात को हाई करके बताना, ठीक है, यानी कि जब किसी बहुत ही छोटी ट्रिवियल बात को बहुत ग्रैंडर एपिक स्टाइल में लिखना, एपिक स्टाइल में इसको लिखना, बहुत ही हाई मतलब हाई करके बताना, एपिक स्टाइल में लिखना, जैसे मच्छर मारने पर पूरी एपिक लिख देना, ठीक है, जैसे आपका वो एलेक्जेंडर पॉप का द रेप ऑफ द लॉक, उसके जो लॉक है उसके बालों का गुच्छा कट जाना, उसका पूरा एपिक लिख जाना, ठीक है, वो हाई बर्लेस्क है। लो बर्लेस्क में क्या होता है कि जब किसी सीरियस बात, बहुत गंभीर, बहुत सीरियस बात को बहुत ही तुच्छ यानी कि बहुत ही लो स्टाइल में लिखा जाए, और सीरियस बात है इसमें, लो बर्लेस्क में ये होता है कि किसी सीरियस बात को किसमें, लो स्टाइल में लिखना, ठीक है, लो स्टाइल में लिखा जाए, जैसे किसी राजा को ना मजाकिया लैंग्वेज में दिखाना, ये लो बर्लेस्क हो गया। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। हाई बर्लेस्क में ट्रिवियल बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर एपिक स्टाइल में लिखना, और लो बर्लेस्क में सीरियस बात को मजाक में लिखना, लो स्टाइल में लिखना। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, जैसे किसी मच्छर मारने पर पूरा एपिक लिख देना, वो हाई बर्लेस्क है। लो बर्लेस्क में कोई सीरियस बात है उसको लो स्टाइल में लिखना, जैसे किसी राजा की मजाकिया लैंग्वेज में दिखाना। तो ये दोनों बर्लेस्क का काम यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ट्रीटिंग अ ट्रिवियल सब्जेक्ट इन अ ग्रैंड एपिक स्टाइल हाई बर्लेस्क, ट्रीटिंग अ सीरियस सब्जेक्ट इन फ्रिवलस आर लो स्टाइल लो बर्लेस्क। तो ये दोनों ही करेक्ट है, आपके बोथ एंड ए एंड बी हो जाएगा। समझ में आया? ये ध्यान रखना है बर्लेस्क का। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शार्प ऑफ एन विरुलेंट सटायर डायरेक्टेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल आर इंस्टीट्यूशन इज अ। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक ऐसे सटायर के बारे में है जो बहुत ही बहुत ही आक्रामक है और बहुत ही पर्सनल है। यानी कि जब किसी, यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि जब किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक तीखा, अक्सर जहरीला सटायर क्या कहलाता है, हमें बताना है। लैम्पून, पैरोडी, फेबल, रोमांस, ठीक है। यानी कि एक ऐसे सटायर के बारे में जो बहुत ही पर्सनल होता है, बहुत ही आक्रामक होता है, इसे हम क्या कहेंगे। देखिए, ये जो सटायर है ना, ये बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही विरुलेंट सटायर होता है, जो डायरेक्ट क्या करता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के पर अटैक किया जाता है। ये जो सटायर होता है इसे बोलते हैं लैम्पून। ये ध्यान रखना। लैम्पून क्या होता है, जब सटायर का उद्देश्य सिर्फ मजाक करना नहीं बल्कि किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशन पर तीखा या पर्सनल या विरुलेंट अटैक करना होता है, तो उसे हम लैम्पून कहते हैं। ये अक्सर किसी की रेपुटेशन को हानि पहुंचाने के लिए लिखा जाता है। समझ में आया? ये लैम्पून होता है। देखिए, लैम्पून भी एक प्रकार का सटायर ही है,
बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि लैम्पून में ना जानबूझकर किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी संस्था पर तीखा पर्सनल जहरीला अटैक किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उसकी रेपुटेशन को हानि पहुंचाने के लिए लिखा जाता है, तो उसे लैम्पून कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लैम्पून इज़ करेक्ट। ओके, पैरोडी भी नकल करता है, मतलब किसी की एपिक की नकल करता है। ठीक है, लेकिन इसका जो स्टाइल होता है बहुत ट्रिवियल होता है पैरोडी का। एपिक की नकल करेगा, एपिक का हाई रहता है, इसका ट्रिवियल रहता है। मेलोड्रामा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मेलोड्रामा, ठीक है, तो मेलोड्रामा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मेलोड्रामा की विशेषता क्या है। अब ये मेलोड्रामा क्या होता है, अगर इसके स्टाइल के बारे में जानेंगे तो मेलोड्रामा एक ऐसी स्टोरी होती है ना जिसमें इमोशन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, बहुत एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है। और इसमें जो कैरेक्टर होते हैं ना, स्टॉक कैरेक्टर होते हैं, यानी कि बहुत सपाट कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि एक क्लियर हीरो जो अच्छा है, एक विलन जो बुरा है। कहानी कैसी चलती है, कहानी सेंसेशनल होती है, यानी कि सनसनीखेज होती है, और लॉजिक से ज़्यादा भावनाओं पर, यानी कि इमोशन पर जोर दिया जाता है मेलोड्रामा में। यानी कि एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें इमोशन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, बस। तो वो होता है आपका मेलोड्रामा। इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट। ओके, A flashback to an event that occurred before the story began is also known as prolepsis, in medias res, analepsis या foreshadowing। इसे हम क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि कहानी, यानी कि स्टोरी शुरू होने से पहले जो घटना घटती है, यानी कि पहले घटी किसी घटना को याद करने को क्या कहते हैं। जैसे स्टोरी शुरू हुई और शुरू होने से पहले कोई घटना है, उसको याद किया जा रहा है, यानी कि उसे पीछे जो घटना घट चुकी है उसको याद किया जा रहा है प्रेजेंट में, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैशबैक के डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जब कोई कहानी प्रेजेंट में चल रही हो और राइटर अचानक कहानी को रोककर पास्ट की कोई घटना दिखाने लगे, ठीक है, पास्ट की कोई घटना दिखाने लगे, तो उसे हम सिंपल लैंग्वेज में फ्लैशबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैशबैक कहते हैं। ओके, लेकिन लिटरेरी कॉन्सेप्ट में इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? एनालिप्सिस कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। लिटरेरी कॉन्सेप्ट की बात हो यहाँ पे हो रही है, लिटरेरी नैरेटोलॉजी की बात हो रही है। तो लिटरेरी नैरेटोलॉजी में इस सिद्धांत को हम क्या कहेंगे? इस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? एनालिप्सिस कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फ्लैशबैक कहते हैं, यहाँ पे मैंने फ्लैशबैक ऑलरेडी है क्वेश्चन में, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको लिटरेरी नैरेटोलॉजी में इस डिवाइस को एनालिप्सिस कहते हैं, फ्लैशबैक को ही। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ फ्लैश फॉरवर्ड इन अ नैरेटिव इज नोन एज। एक कहानी में फ्लैश फॉरवर्ड को क्या कहते हैं? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 113 था ना, इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जस्ट उल्टा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो फ्लैश फॉरवर्ड के डिवाइस के बारे में पूछ रहा है कि जब कहानी, जैसे कोई कहानी है ना प्रेजेंट में चल रही हो और राइटर आपको ना फ्यूचर में होने वाली किसी घटना की, यानी कि किसी घटना की झलक दिखा दे। जैसे उसे नहीं पता था कि ये आखिरी बार है और कि वह अपने पिता को देखेगा। ठीक है, तो इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? यानी कि जब जैसे कोई कहानी, यहाँ पे एनालिप्सिस जो होता है यानी कि फ्लैशबैक ही है। जैसे कोई कहानी चल रही है, प्रेजेंट में कोई कहानी चल रही है, राइटर अचानक से कहानी को रोककर, प्रेजेंट वाली कहानी को रोककर पास्ट की कोई घटना दिखाने लग जाए, तो उसे हम फ्लैशबैक कहते हैं, उसे हम लिटरेरी नैरेटोलॉजी में एनालिप्सिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे भी वही सेम है, लेकिन उसका जस्ट उल्टा है। जैसे कोई कहानी प्रेजेंट में चल रही है, राइटर आपको ना फ्यूचर में होने वाली किसी घटना की एक झलक दिखा दे, एक फ्लैश फॉरवर्ड दिखा दे, तो उसे हम प्रोलैप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोलैप्सिस कहते हैं, ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि आगे इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, यानी कि एनालिप्सिस का जस्ट अपोजिट है प्रोलैप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। द टर्म है, अगला जो टर्म है फोकलाइजेशन। फोकलाइजेशन विच रेफर्स टू द पर्सपेक्टिव थ्रू विच अ नैरेटिव इज प्रेजेंटेड वॉज क्वाइंड बाई। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फोकलाइजेशन शब्द है, ये जो टर्म है, ये उस पर्सपेक्टिव या लेंस को रेफर करता है जिसके थ्रू कहानी रिप्रेजेंट की जाती है। इसको क्वाइन किसने किया है? जो फोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको क्वाइन किसने किया है? जो पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ी हुई है।
तो राइट आंसर यहाँ पे देखना, फोकलाइजेशन होता क्या है। फोकलाइजेशन ये बताता है कि कहानी कौन देख रहा है और किसके नज़रिए से दिखाई जा रही है, किसके लेंस से दिखाई जा रही है, ठीक है। ये इस बात पर ध्यान देता है कि कहानी का कैमरा कहाँ है, स्टोरी मतलब स्टोरी का कैमरा कहाँ है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक फ्रेंच सिद्धांतकार थे जिनका नाम था जेरार्ड जेनेट, इन्होंने ही कॉइन किया था फोकलाइजेशन, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ जापानीज पोएम ऑफ 17 syllables in 3 lines of 575 is a सेस्टीना सोनेट हाइकू लैम्ब्रिक। ये एक जापानीज पोएम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ना, ये एक जापानीज पोएम है जो 575 लेटर की 3 लाइनों में होती है। वो क्या कहलाता है, तो इसे हम बोलते हैं हाइक्यू। क्या कहते हैं, हाइक्यू। हाइक्यू जो होता है ना, ये ट्रेडिशनल रूप से नेचर या मौसम से जुड़े विषयों पर होता है। यानी कि हाइक्यू जब राइटर लिखता है ना, तो राइटर देखता है किससे लिखता है, नेचर में आके, मौसम को देखकर, यानी कि मौसम जैसा जैसा बदल रहा है उसी हिसाब से राइटर के मन में जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसी इमोशन को वो एक्सप्रेस करता है, उसी ही कहा जाता है हाइक्यू, ठीक है। वो नेचर के बारे में बताएगा, मौसम को देख के जो भी वो फील कर रहा है अपने अंदर की फीलिंग को लिख देना, एक पोएम के थ्रू लिख देना, उसे ही हम कहते हैं हाइकू। ये एक जापानीज पोएम है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे छोटी पोएटिक एक कॉन्सेप्ट में से एक है हाइकू, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे 575, ये ध्यान रखना है, इसमें 575 का है, 3 लाइन की है 575, ठीक है। और इसमें ना 17 syllables पाए जाते हैं, कितने, 17 syllables, ओके, ये ध्यान रखना है। 3 लाइन का होता है, यानी कि इसमें 5, इसमें 7, इसमें 5, 3 लाइन की ये पोएम होती है। एंड इसमें 5 syllable, इसमें 7 syllable, इसमें 5 syllable, टोटल 17 syllable, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये सब कुछ रिपीटिशन आपका हो रहा होगा, आप खुद ही देख रहे होंगे कि पूरा लिटरेरी टर्म्स, ये 500 सीरीज है, आप खुद देख रहे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अगला जो क्वेश्चन है, वेलानिल इज़ अ 19 लाइन पोएम विद। वेलानिल जो है ना, ये एक 19 लाइन की पोइट्री है। ये जो पोइट्री है ना, इसमें 19 लाइन आपको मिलेगी। तो ये किससे जुड़ी हुई है, ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो वेलानिल एक 19 लाइन्स की एक फ्रेंच पोइट्री होती है, ये एक फ्रेंच पोइट्री है। अब फ्रेंच पोइट्री कितनी लाइन की है, 19 लाइन्स की है। इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें केवल 2 राइम्स होती हैं, और पोइट्री की पहली और तीसरी लाइन को हम क्या कहते हैं, इसमें सिर्फ केवल कितने राइम होते हैं, 2 राइम होते हैं, ठीक है। इसमें 2 राइम होते हैं, 2 राइम्स होते हैं। और इतना ध्यान रखना है कि पोइट्री यानी कि कविता की पहली, पोएम की पहली और तीसरी लाइन में रिफ्रेन के रूप में पूरी पोएम बारी बारी से दोहराया जाता है। तो ध्यान रखना है, 2 रिपीटिंग राइम्स एंड 2 रिफ्रेंस, यानी कि 2 रिपीटिंग राइम्स होते हैं और 2 रिफ्रेंस होते हैं। रिफ्रेन मतलब जो पहला आ जाए लास्ट में वो उसी लाइन को दोहरा दिया जाए, वही होता है। अ कॉम्प्लेक्स फ्रेंच वर्ड्स फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 39 लाइन्स एंड द इंट्रिकेट रिपीटिशन ऑफ 6 एंड वर्ड्स इज अ, इसे क्या कहेंगे ये बताना है। सेस्टीना है, स्पेंसिरियन स्टेंजा है, और ओटावा रीमा है, टेर्जा रीमा है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स फ्रेंच पोएटिक फॉर्म है जिसमें 39 लाइन्स होती हैं और ये 6 एंड वर्ड्स है, ठीक है। और इसकी रिपीटिशन क्या कहलाती है, ठीक है, इसकी एक रिपीटिशन होती है, इंट्रिकेट रिपीटिशन होती है, ये क्या कहलाता है, ठीक है। मतलब जो 6 syllable, मतलब जो 6 वर्ड्स के रिपीटिशन पर आधारित है। अब 6 एंड वर्ड्स होते हैं इसमें, इसे हम सेस्टीना कहते हैं। सेस्टीना से 6 याद रखना आपने, सेस्टीना कहते हैं। इसमें ना 6 लाइनों के 6 स्टैंजा होते हैं, यानी कि इसमें 6 स्टैंजा होते हैं। प्रत्येक स्टैंजा 6 लाइन्स का होता है। प्रत्येक स्टैंजा कितनी लाइन का होता है, 6 लाइन्स का होता है, ये ध्यान रखना है। और लास्ट में 3 लाइन का एक एनवाय होता है। लास्ट में 3 लाइन का क्या होता है, इसमें एक एनवा होता है, एनवाय, ENVOI, एनवाय होता है। और ये जो 6 लाइनों के लास्ट में आने वाले 6 शब्दों को एक बहुत ही इंट्रिकेट
इंट्रिकेट पैटर्न में दोहराने पर बेस्ड होता है, इसे सेस्टीना कहते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है आपका, द लिटरेरी मूवमेंट है न्यूट्रलिज्म एसोसिएटेड विद ऑथर लाइक, ठीक है, ऑथर लाइक एमिली जोला व्यूड कैरेक्टर्स एज। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एमिल जोला एक लिटरेरी मूवमेंट है जिसका नाम है नेचुरलिज्म। जो एमिल जोला जैसे राइटर से ये एसोसिएट है, तो इसमें क्या है ना कि कैरेक्टर्स को किस रूप में देखता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। नेचुरलिज्म नाम का एक लिटरेरी मूवमेंट के बारे में है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये जो मूवमेंट है ना, ये इंसानी कैरेक्टर को किस नज़रिए से देखता है, नेचुरलिज्म जो मूवमेंट है। तो नेचुरलिज्म जो मूवमेंट है ना, ये मानता है कि इंसान अपने फ्री विल का मालिक नहीं है, ठीक है। ये इंसानी कैरेक्टर को किस तरह देखता है, इसका कहना ये है कि जो इंसान है ना, वो अपने फ्री विल यानी कि अपनी स्वतंत्र इच्छा का मालिक नहीं है। इसके बजाय इंसान का जो बिहेव है और उसका जो फॉर्चून है वो पूरी तरह से उसके हेरिडिटी यानी कि उसे अपने माता पिता से क्या मिला, इन्वायरमेंट, वो किस माहौल में पला बड़ा, और उसकी ना इंस्टिंक्ट यानी कि उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो मूल प्रवृत्ति हैं, उसके द्वारा कंट्रोल होता है। ये नेचुरलिज्म का मानना है, यानी कि वो अपने फ्री विल का मालिक नहीं है, बल्कि इंसान का व्यवहार उसको उसका भाग्य पूरी तरह से उसके हेरिडिटी यानी कि वो अपने माता पिता से उसको मिला है, और वो जिस इन्वायरमेंट से मिला यानी कि किस माहौल में वो पला बड़ा वहाँ से मिला है, उसकी जो इच्छाएं हैं वहाँ से सब कुछ कंट्रोल्ड होता है। ये नेचुरलिज्म मूवमेंट का मानना था। वो कैरेक्टर्स को, इंसानी कैरेक्टर को इस तरह देखता है। तो बीइंग्स कंट्रोल्ड बाय हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड इंस्टिंक्ट, यानी कि इसको कंट्रोल किया जाता है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड इंस्टिंक्ट, ठीक है। इंस्टिंक्ट मतलब जो मूल प्रवृत्ति है, उसकी जो पाशविक इच्छाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द लिटरेरी मूवमेंट है रियलिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। रियलिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, यानी कि रियलिज्म जो मूवमेंट है ना, उसकी मुख्य विशेषता के बारे में क्या आप जानते हो, बताना है रियलिज्म में क्या होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, एक लिटरेरी मूवमेंट है रियलिज्म, ठीक है, ये एक लिटरेरी मूवमेंट है रियलिज्म, इसका सबसे अच्छा वर्णन क्या है, सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन क्या है इसका। देखिए जो रियलिज्म है ना, रियलिज्म को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, यथार्थपूर्ण, है ना, यथार्थवाद इसको हिंदी में बोलते हैं। यानी कि रियलिज्म मतलब जो सच्चाई है। रियलिज्म का मुख्य पर्पज़ ये होता है ना, ये जीवन का जो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करना, यानी कि जीवन का एकदम जो रियल चीज़ है उसी को दिखाना, जैसे कि वो वास्तव में है, जैसे रियल में वो है। इसमें ना बिना किसी, इसमें ना कोई एग्जैजरेशन नहीं होता, ना ही कोई कल्पना, ना ही कोई अतिशयोक्ति, कुछ नहीं, जैसे रियल में है वैसे दिखाना। ये रियलिज्म मूवमेंट का कहना है। ये जो मूवमेंट होता है ना, ये स्पेशली मिडिल क्लास के लाइफ को दिखाता है, उनकी रोज़मर्रा की जो एवरीडे रियलिटी को दिखाता है। समझ में आया ना, यानी कि रियल चीज़ें दिखाता है। रियलिज्म से रियल याद रखना, इसमें एक प्रकार का भी फिक्शन नहीं होता, ना ही इसमें कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती है, यानी कि जैसा मतलब फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ए करेक्ट हो गया, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होता है, ना ही इसमें कोई फिक्शन होता है, ना कोई कल्पना होता है, ना ही कोई इसमें हाइपरबोली यानी कि कोई भी एग्जैजरेशन नहीं होता। और रियलिज्म जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट स्पेशली जो मिडिल क्लास की लाइफ है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके जीवन को दिखाता है, उनकी रोज़मर्रा की वास्तविकता को दिखाता है, रियलिटी को दिखाता है, ठीक है। समझ में आया, ये होता है रियलिज्म मूवमेंट। नेक्स्ट पे आएंगे, अ लिटरेरी मूवमेंट दैट चैम्पियन द अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम लॉजिक एंड द इरेशनल वॉज। ये कौन सा मूवमेंट कहलाएगा, न्यू क्लासिसिज्म, सरेलिज्म, नेचुरलिज्म या रियलिज्म। रियलिज्म मैंने जस्ट अभी बताया, नेचुरलिज्म मैंने बताया ही है, आपके सामने न्यू क्लासिसिज्म है, सरेलिज्म है, क्योंकि ये दोनों हम पढ़ ही चुके हैं जस्ट अभी। रियलिज्म और नेचुरलिज्म दोनों याद रखना है। इसमें ना लिटरेरी मूवमेंट्स मैंने पढ़ा तो रही हूँ, लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स, इसमें आपके टर्म्स मूवमेंट्स सब कंप्लीट है, ठीक है। तो याद रखना, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये एक ऐसा मूवमेंट है, ये एक ऐसा लिटरेरी मूवमेंट है जिसमें अनकॉन्शियस माइंड यानी कि जो हमारा अचेतन मन है, और ड्रीम लॉजिक यानी कि सपनों का जो तर्क है, और इरेशनल मतलब होता है तर्कहीन चीज़ों को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। ये क्या है,
यानी कि ये उस आर्ट और लिटरेरी मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है जो इरेशनल के बजाय, जो तर्क के बजाय ड्रीम और सब कॉन्शियस की दुनिया में इंटरेस्ट रखता है, जिसमें कहीं पे भी तर्क आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बल्कि सपनों और सब कॉन्शियस यानी कि अचेतन मन की दुनिया में ये इंटरेस्ट रखता है ये मूवमेंट। तो कौन सा मूवमेंट होगा ये? न्यू क्लासिसिज्म आपको अच्छी तरह पता है कि न्यू क्लासिसिज्म तो नहीं होगा, तो ये जो मूवमेंट है ये सरियलिज्म होगा, ठीक है। सरियलिज्म जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं, हिंदी में बहुत टफ वर्ड है, अति यथार्थवाद आई थिंक कहते हैं। यानी कि ये रियलिज्म मतलब यथार्थवाद, रियल चीज़ें दिखाता है, सरियलिज्म मतलब अति यथार्थवाद। ये जो मूवमेंट है ना सरियलिज्म, ये सिगमंड फ्रायड के साइकोलॉजिकल से बहुत प्रभावित था। सरियलिस्ट मानते थे कि सपनों यानी कि ड्रीम और सब कॉन्शियस की दुनिया हमारी रेशनल दुनिया से अधिक सच्ची और शक्तिशाली है। ये सरियलिस्ट का मानना था, जो सरियलिस्ट पोएट थे, राइटर थे, उनका मानना था कि सपनों की जो दुनिया है और अचेतन मन की जो दुनिया है वो ज़्यादा सच्ची है, ज़्यादा पावरफुल है बजाय रेशनल दुनिया की यानी कि तार्किक दुनिया की। ये होता है सरियलिज्म। समझ में आया? इसमें ना ड्रीम पर फोकस किया जाता है, अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस किया जाता है, अचेतन मन की दुनिया में ये लोग इंटरेस्ट रखते हैं, सपनों में। ये लोग ना इरेशनल को नहीं मानते, यानी कि तार्किक दुनिया को नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द आइडिया दैट। थिएटर ऑफ एब्सर्ड पूछ रहा है कि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, ये जो थॉट है, ये सबसे ज़्यादा किससे जुड़ा हुआ है, किससे क्लोजली एसोसिएटेड है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड को हम हिंदी में बोलेंगे बेतुकेपन का रंगमंच, बेतुकापन, है ना। एब्सर्ड मतलब ही होता है बेतुका। तो ये जो थॉट है ये किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, अगर हम बात करेंगे थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, स्पेशली ये सैमुअल बेकेट और यूजीन यूनेस्को जैसे राइटर द्वारा इस थॉट पर आधारित था कि जो मानव अस्तित्व है, यानी कि जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, वो अगर हम देखें मूल रूप से तो वो मीनिंगलेस है, यानी कि अर्थहीन है। यानी कि इनका मानना ये था कि ये जो मीनिंगलेस दुनिया को दिखाने के लिए प्ले की ट्रेडिशनल प्लॉट इनएडिक्वेट यानी कि अपर्याप्त है, इसलिए उनके प्लेज अक्सर बेतुके और बिना किसी स्पष्ट कहानी के होते हैं, ठीक है। यानी कि इनका कहना ये था थिएटर ऑफ एब्सर्ड में कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो मीनिंगलेस है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज मीनिंगलेस एंड ट्रेडिशनल प्लॉट स्ट्रक्चर इनएडिक्वेट इन पोर्ट्रे दिस, ठीक है। इसमें जो मेन राइटर थे सैमुअल बेकेट और यूजीन यूनेस्को जैसे राइटर इस विचार पर आधारित थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, बेतुकापन, एक ऐसा, अगर इस ये जो प्ले रहेगा ना, एक ऐसा प्ले रहेगा जिसमें आपको कुछ भी कहानी समझ में नहीं आएगी। कब कहानी किसी से रिलेट करके नहीं आएगी, ठीक है। कहानी जो चलेगी ना वो रिलेट होके नहीं, एकदम एब्सर्ड चीज़ें उसमें दिखाई जाएंगी, बेतुकापन दिखाया जाएगा, जहाँ पे आप ना कहानी को ना एक सीक्वेंस से नहीं दिखाया जाता है। आगे चलते हैं। द एंग्री यंग मैन वर अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश राइटर्स इन 1950s हु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। द एंग्री यंग मैन 1950 के दशक में ब्रिटिश राइटर का एक ग्रुप था जिन्होंने क्या किया, ठीक है। यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि 1950 के दशक को, पहले तो इतना याद रखना कि 1950 का जो दशक है ना उसे हम एंग्री यंग मैन कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? एंग्री यंग मैन नाम का एक ब्रिटिश राइटर का ग्रुप की मुख्य विशेषता पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये जो नाम है, ये ना, ये जो एंग्री यंग मैन, ये जो नाम है ना, ये उन राइटर्स को दिया था। ये एक ग्रुप है, 1950 का एक ग्रुप है, ठीक है। और ये उन राइटर्स को दिया गया है जैसे कि जॉन ऑसबॉर्न वगैरह हो गए। ये उस समय के ट्रेडिशनल ब्रिटिश समाज और स्पेशली क्लास सिस्टम से बहुत ज़्यादा डिसइल्यूजनमेंट थे। वे अपने कामों में इस व्यवस्था के प्रति अपना गुस्सा, हताश व्यक्त करते थे। तो ऐसे राइटर को, उसे हम एंग्री यंग मैन कहेंगे। ये 1950s का एक ग्रुप था, याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे एक्सप्रेस्ड डिसइल्यूजनमेंट विद ट्रेडिशनल इंग्लिश सोसाइटी एंड क्लास सिस्टम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब उन राइटर्स को दिया गया था जैसे कि जॉन ऑसबर्न है, जो उस समय के ट्रेडिशनल ब्रिटिश समाज के स्पेशली जो क्लास सिस्टम से बहुत ज़्यादा निराश थे, उन्हें ही कहा गया है एंग्री यंग मैन। इसमें जॉन ऑसबॉर्न और भी राइटर हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्राडिलियन। इन फ्राडिलियन क्रिटिसिज्म द पार्ट ऑफ द माइंड दैट एक्ट्स एज द कॉन्शियस आर मॉरल सेंटर इज द। जो फ्राडिलियन क्रिटिसिज्म है, फ्राडिलियन क्रिटिसिज्म में मन का वो पार्ट
जो कॉन्सेंस, जिसे हम हिंदी उर्दू में या हिंदी में बोलते हैं जमीर, है ना। फ्राइडिलियन जो क्रिटिसिज्म है, ये मन का वो पार्ट जो कॉन्शियस या फिर नैतिक सेंटर के रूप में काम करता है, वो क्या है? आईडी है, ईगो है, सुपर ईगो है, या लिबिडो है? ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिगमंड फ्राइड का माइंड के मॉडल के बारे में है, यानी कि मन के मॉडल के बारे में है। ये मन के उस पार्ट्स को पूछता है जो हमारी नैतिकता और सही गलत की भावना को कंट्रोल करता है। मन के उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? हमारा जो मन है ना, मन के उस पार्ट को पूछ रहा है। मन का वो कौन सा पार्ट है जो हमारी नैतिकता और सही गलत की जो भावना हमारे अंदर आती है, हमारा जो जमीर है, उसको कंट्रोल करता है। क्या उसे कहते हैं? तो याद रखना, फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो जो है ना, वो हमारे मन का वो पार्ट है जो माता पिता और समाज में सीखे गए जो नैतिक आदर्श हैं, जो नियमों को ये रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे इड, ये जो इड है ना, इड मतलब पार्श्विक जो इच्छाओं को क्या करता है? कंट्रोल करता है, और हमें गलत काम करने पर गिल्ट फील भी कराता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सुपर ईगो इज करेक्ट, सुपर ईगो ही है वो। ये माइंड का हमारा वो पार्ट है जो हमें कंट्रोल करता है। क्या चीज़ को कंट्रोल करता है? सही गलत की जो भावना हमारे अंदर है। कार्ल जूंग का कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव अनकॉन्शियस रेफर्स टू। तो कार्ल यूंग की एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस की कॉन्सेप्ट का क्या तात्पर्य है? तो यूंग का मानना था कि हर इंसान के पास एक पर्सनल अचेतन, यानी कि एक पर्सनल अचेतन मन के अलावा ना एक ग्रुप, एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस मन भी होता है। ये कैसा होता है? ये यूनिवर्सल होता है और सभी ह्यूमन द्वारा शेयर्ड किया जाता है। यह हमारे ना फोर फादर्स से विरासत में हमें मिला है। इसमें हम आर्केटाइप्स, यानी कि जो मौलिक छवियाँ हैं, जैसे कि कोई माँ पे गया है तो कोई हीरो, कोई बूढ़ा, कोई बुद्धिमान व्यक्ति शामिल होते हैं। तो उसे हम कहते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अ सेट ऑफ यूनिवर्सल इनहेरिटेड आर्केटाइप्स एंड इमेजेस शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमंस। ये चीज़ें याद रखनी है। तो कार्ल यूंग का यही मानना था कि हर इंसान के पास एक पर्सनल अचेतन मन के अलावा एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस मन भी होता है, जो कि यूनिवर्सल होता है। ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म एडवोकेट फॉर अ मेथड ऑफ रीडिंग दैट। तो न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ने की एक ऐसी पद्धति है जो किसकी वकालत करता है? ये एक ना रीडिंग ऑफ मेथड है न्यू क्रिटिसिज्म। ये किसके बारे में बात करता है? तो न्यू क्रिटिसिज्म याद रखना ना, ये किस पे जोर देता है? क्लोज रीडिंग पे जोर देता है। किस पे? क्लोज रीडिंग पर। इसका मतलब ये होता है कि किसी टेक्स्ट का एनालिसिस करते समय राइटर की जो जीवनी है, उसके जो इंटेंशन है, उसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बजाय किस पे ध्यान देना चाहिए? क्रिटिक को केवल टेक्स्ट के अंदर, यानी कि टेक्स्ट के अंदर फोकस करना चाहिए। उसके वर्ड्स पे फोकस करना, उसके सिंबल्स पे फोकस करना, उसके स्ट्रक्चर पर, उसके स्ट्रेस पर फोकस करना चाहिए। समझ में आई? ये न्यू क्रिटिसिज्म का कहना है। क्लोज रीडिंग पर जोर देता है। ये कहता है ना कि अगर आप किसी टेक्स्ट का एनालिसिस कर रहे हो तो उस समय ना उस पार्ट, यानी कि उस लेसन के राइटर की जीवनी पे मत जाओ कि राइटर का इंटेंशन इसमें क्या है, राइटर का लाइफ से जुड़ा हुआ होगा या राइटर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उस पे मत जाओ। बल्कि आप क्या करो ना, उस क्रिटिक को बताते हैं कि आप क्या करो ना, पार्ट के, अगर आप किसी लेसन को एनालिसिस कर रहे हो तो पार्ट के अंदर पर आप ध्यान दो, लेसन के अंदर ध्यान दो, लेसन में जो शब्द है उस पर ध्यान दो, जो सिंबल्स हैं उस पर, जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रेस है उस पर ध्यान दो। ये न्यू क्रिटिसिज्म का मानना है। ना कि आप राइटर के इरादों पर जाओ, राइटर की जीवनी पे जाओ, राइटर के बैकग्राउंड पर जाओ, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट पे आएंगे, द इंटेंशनल फैलेसी इज डिफाइंड बाय न्यू क्रिटिक्स इज द एरर ऑफ। यहाँ पे आंसर सही लगाया मैंने ना, सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना आपका, इंटेंशनल फैलेसी, जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म द्वारा डिफाइन किया जाता है, ये मानने की गलती है। क्या इंटेंशनल फैलेसी क्या है? तो याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये न्यू क्रिटिसिज्म का एक प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है, इंटेंशनल फैलेसी के बारे में है। फैलेसी का मतलब ही होता है कोई गलती या भ्रम। फैलेसी मतलब क्या होता है? कोई गलती या भ्रम होता है। तो न्यू क्रिटिसिज्म के अनुसार ये सोचना एक गलती है, एक एरर है कि किसी टेक्स्ट का असली अर्थ वही है जो राइटर का इंटेंशन है। इनका तर्क ये था कि एक बार कविता लिख दी जाती है, जैसे कोई पोइट्री है, एक बार लिख दी जाती है तो वो स्वतंत्र रूप से एक वस्तु बन जाती है। उसका अर्थ ना पाठ के भीतर ही खोजना चाहिए, ना कि राइटर के दिमाग में। जैसे किसी राइटर ने एक बार पोइट्री लिख दी या कोई पोयम लिख दिया, तो अगर आप उस पोयम का एनालिसिस कर रहे हो
तो आप ना उस पोयम से किसी भी राइटर से मत जोड़ो, राइटर के दिमाग से मत जोड़ो, क्योंकि एक बार लिख दी गई तो ये एक वस्तु हो गया। फिर आप क्या करोगे, इसी के अंदर सारी चीज़ें ढूंढो, पोयम के अंदर ही, ना कि राइटर के जीवन में ढूंढने लग जाओ। अगर आप ढूंढ रहे हो तो ये एक फैलेसी है, एक गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। द अफेक्टिव फैलेसी इज द एरर ऑफ। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इंटेंशनल फैलेसी राइटर से जुड़ा होता है। इसमें ना राइटर के इंटेंशन को देखने लग जाते हैं, जो कि एक गलती है, त्रुटि है। राइटर का इंटेंशन नहीं देखना चाहिए किसी भी टेक्स्ट का, अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हो, ठीक है, या फिर एनालिसिस कर रहे हो। अफेक्टिव फैलेसी किससे जुड़ा हुआ है, ये रीडर से जुड़ा हुआ है, इसमें रीडर इंपॉर्टेंस होता है। अफेक्टिव फैलेसी क्या है, तो जो देखो ये यहाँ पे भी है, एक सोचने की गलती है, जो किसी रिलेशन का उसकी वैल्यू क्या है, उसकी मीनिंग इस आधार पर तय किया जाना कि वो राइटर पर, मतलब वो रीडर पर क्या इमोशनल इफेक्ट डालता है। अफेक्टिव फैलेसी वही है, जैसे कि एक अच्छी पोइट्री हो, क्योंकि इसे पढ़कर मुझे रोना आया, जैसे कोई अच्छी पोइट्री है। जो अफेक्टिव फैलेसी है ना, जैसे कोई राइटर क्या कर रहा है, मतलब कोई रीडर क्या कर रहा है, पोयम को पढ़ रहा है, अब पोयम को पढ़ते पढ़ते उसको रोना आ गया, सैड फील कर रहा है, और वो सैड जब फील कर रहा है उसी समय ये कह रहा है ये पोयम अच्छी है। तो ये एक त्रुटि है, क्योंकि ये जो राइटर, ये जो रीडर है ना, ये ना अपने सैड, मतलब इस पोयम ने इसको रुला दिया, इसलिए ये कह रहा कि अच्छी है। इसने ये नहीं देखा इस पोयम का, ना स्ट्रक्चर देखा, ना वर्ड्स देखा, ना इसके पैटर्न को देखा। ये जो कि आप इवैल्यूएट अगर कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है, ना कि ये नहीं कि ये पोयम कितना आपको इमोशन कर दिया है, ठीक है। तो इसमें वही चीज़, अगर आप इमोशनली इसको जज कर रहे हो तो वो एक त्रुटि है, ठीक है। तो क्रिटिक्स अनुसार ये जो क्रिटिसिज्म है सब्जेक्टिव तरीका है, ना कि ऑब्जेक्टिव। वहाँ पे आप सब्जेक्टिव हो जाओगे ना, क्योंकि पर्सनल आप अपना ले रहे हो, पर्सनली आप उसको क्या कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, क्योंकि आप इमोशन में आ गए, आपको रुला दिया उस पोयम ने, इसलिए आपने कहा अच्छी है। तो ये पर्सनल हो जाएगा, सब्जेक्टिव। तो ये नहीं हो जाएगा, आप ये इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो किसी पोएट्री, बल्कि आप ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपने इमोशन पे इफेक्ट मत डालो उस पर, ओके। ये एक त्रुटि है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोयम इन विच आर। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएट्री है जिसमें आपको क्या मिलेगा, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग 2 बार आ चुका है क्या, चलिए कोई नहीं। तो देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है ना, एक ऐसी पोएट्री है जिसमें सिंगल स्पीकर होता है, ठीक है, सिंगल स्पीकर होता है। और ये भी ध्यान रखना, जो पोएट नहीं होता, ये जो सिंगल स्पीकर होगा ना, ये पोएट नहीं होता, बल्कि एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है। और ये स्पीकर ना एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एक चुप रहने वाले साइलेंट लिसनर को एड्रेस कर रहा होता है, और इस कॉन्वर्सेशन के दौरान स्पीकर अनजाने में ही अपने असली कैरेक्टर का खुलासा कर देता है, यानी कि अपनी पोल खोल देता है। वो होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। सिंपल याद रखना, सिंगल स्पीकर हो, लेकिन वो स्पीकर पोएट नहीं होता है। ये जो स्पीकर होता है ये फिक्शनल कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये किसी साइलेंट लिसनर से बात कर रहा होता है, लेकिन ये साइलेंट रहता है, ये बोलता नहीं है। और ये अनजाने में बात करते करते, ये जो सिंगल स्पीकर है ना, बात करते करते अपने बारे में पोल खोल देता है कि उसका असली चरित्र क्या है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ लिरिक पोएम इज डिफाइंड बाय इट्स। लिरिक पोएम, जो पोएम है वो क्या है, किस आधार पर डिफाइन किया जाता है। तो ध्यान रखना, जो लिरिक पोइट्री होती है ये आमतौर पर ना बहुत छोटी होती है, जैसे कि एक छोटा सा सॉन्ग। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये कोई लंबी कहानी नहीं होती, कोई नैरेटिव नहीं होती, बल्कि ये इसमें ना सिंगल स्पीकर की एक पर्सनल इमोशन, पर्सनल थॉट को ना एक्सप्रेस करता है। इसमें जो राइटर है या इसमें जो पोएट है वो क्या करता है, अपने पर्सनल थॉट, अपने पर्सनल फीलिंग्स, इमोशन को क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। वो होता है लिरिक। देखिए आप खुद ही देखेंगे, रोमांटिक पीरियड में सबसे ज़्यादा लिरिक सबसे ज़्यादा फेमस हुई है रोमांटिक पीरियड में, क्योंकि रोमांटिक पीरियड के जो पोएट्स हुआ करते थे वो ऐसे ही करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एन ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन दैट हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल फोर्स क्वाइट एज अ माउस। तो एक ऐसी चीज़, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि वो एक फ्रेज़ है या कोई कहावत है, यहाँ पे किसी फ्रेज़ या कहावत के बारे में है जिसका इतना अधिक यूज़ किया गया है कि वो कैसा लगने लगा है, बोरिंग लगने लगा है, घिसी पिटी लगने लगा है। तो ऐसी घिसी पिटी बातों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्लिश बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्लिशे कहते हैं, क्लिशे। इसका ओवर यूज कर देना, एक ऐसी थॉट, एक ऐसा फ्रेज
जो शायद नया और असरदार रहा होगा कभी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण अपना प्रभाव ये खो चुका है, उसे बोलते हैं क्लिश। जैसे कि क्वाइट एज अ माउस, चूहे की तरह शांत, ये भी क्या हो गया है, क्लिश बहुत ज़्यादा। जैसे कि एक्सक्यूज़ मी, इतना ज़्यादा हो गया कि घिसा पिटा वो अपना प्रभाव खो दिया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ न्यूली क्वाइंड वर्ड और एक्सप्रेशन। कोई वर्ड हो गया, कोई एक्सप्रेशन हो गया, उसको नया नया भी क्वाइन किया गया है, वो क्या कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि जो एक चीज़ याद रखना, नियो, नियो मतलब ही होता है न्यू। नियो मतलब क्या होता है, नियो का मतलब होता है न्यू। तो न्यूलोजिज्म, न्यूलोजिज्म याद रखना है, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। न्यूलोजिज्म एक ऐसा शब्द होता है ना जिसे नया नया क्वाइन किया हो, जैसे सेल्फी, सेल्फी, वेबिनार, प्रोजेक्ट, जो अभी लैंग्वेज में पूरी तरह से इस्टेब्लिश ना हुआ हो। न्यूलिज्म, जो ऐसा वर्ड या ऐसा एक्सप्रेशन जो अभी भी नया नया क्वाइन हुआ हो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ पोर्टमांटू वर्ड इज वन दैट। जो पोर्टमांटू शब्द है, पोर्टमांटू शब्द एक ऐसा शब्द होता है, क्या है ये, ठीक है। पोर्टमांटू शब्द वह होता है जो क्या, हमें बताना है पोर्टमांटू शब्द की डिफिनीशन। देखिए जो पोर्टमांटू है ना, पोर्टमांटू एक तरह का ना सूटकेस होता है जो दो पार्ट्स में खुलता है। जैसे एक सूटकेस है और ये दो पार्ट्स में खुलता है, एक तरह का सूटकेस ही समझ लो, ये दो पार्ट्स में खुलता है। ठीक है, एक ऐसा शब्द है ये जो दो अलग अलग शब्दों की साउंड या उसके मीनिंग को मिलाकर ब्लेंड्स किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना पोर्टमांटू में, कि इसमें दो अलग अलग शब्दों की साउंड हो गया या दो अलग अलग शब्दों की मीनिंग, उसको ना मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि ब्रंच, BRUNCH, ब्रंच। ब्रंच कैसे बना, ध्यान रखना है, ब्रंच कैसे बना, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ठीक है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, नाश्ता प्लस दोपहर का खाना। इन दोनों वर्ड को, अब आप यहाँ पे दो वर्ड है ना, दो वर्ड को मैंने बना दिया, मिला दिया, तो क्या बन गया, ये ब्रंच बन गया। बी भी आ रहा है और लंच भी आ रहा है, ये हो गया आपका पोर्टमांटू। जैसे कि मैंने कहा स्मोक, स्मोक एक तरफ हो गया और एक तरफ आपका स्मोक प्लस फॉग। स्मोक एक वर्ड है, फॉग एक वर्ड है, इन दोनों को मैंने ब्लेंड कर दिया, मिला दिया, तो ये क्या वर्ड बन गया, एक नया वर्ड बन गया, क्या बन गया, स्मॉग। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लेंड्स द साउंड एंड मीनिंग ऑफ टू अदर वर्ड्स, ब्रंच। उसे पोर्टमांटू कहते हैं, दो वर्ड या दो साउंड को मिला दिया जाता है। एपिथेट क्या होता है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आज के। तो एपिथेट क्या होता है, तो एपिथेट याद रखना है, ये एक एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव, जो किसी डिस्क्रिप्टिव फ्रेज होता है, जैसे किसी पर्सन या चीज़ के साथ जुड़कर उसकी ना खास विशेषता बताता है। ये अक्सर उस नाम का पार्ट बन जाता है, जैसे सिकंदर द महान, महान द ग्रेट, ये क्या है, एपिथेट है। ठीक है, जैसे कि शेक्सपियर का द बार्ड, ये भी ना क्या दिया गया है, एक एपिथेट ही है, यानी कि उसकी विशेषता बताने लग जाता है, जैसे शेक्सपियर द बार्ड। या फिर जैसे मैंने कहा अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना, ये एपिथेट है। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वाइन डार्क सी एंड स्विफ्ट फुटेड एक्लीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये क्या है, मेटाफिजिकल कंसीट है, होमरिक एपिथेट्स है, ऑक्सीमोरोन है, या फिर लिटोटोस है। तो ये दो फ्रेज है ना, वाइन डार्क सी एंड स्विफ्ट फुटेड एक्लीज, ये क्या है बताना है हमें। तो ध्यान रखना, ये दो फेमस फ्रेज हैं जिसका लिटरेरी डिवाइस का एग्जाम्पल है। इसी ये क्या कहलाएगा, तो याद रखना ये एक होमरिक एपिथेट है। क्या है, होमरिक एपिथेट। कैसे, ये कैसे आया, होमरिक एपिथेट क्या होता है, होमर से आया। होमर कौन थे, तो होमर एक ना एंशियंट ग्रीक पोएट थे। ये अपने एपिक, इनकी एपिक है इलियड एंड ओडिसी में, कैरेक्टर और थिंग्स यानी कि वस्तुओं के लिए हमेशा एक ही फिक्स्ड एपिथेट का यूज़ करते थे। जैसे समुद्र के लिए हमेशा वो शराब जैसा गहरा यानी कि वाइन डार्क सी, और एक्लीस के लिए हमेशा वो स्विफ्ट फुटेड एक्लीस का यूज़ करते थे। तो ये क्या है, होमरिक एपिथेट है।
ठीक है, ध्यान रखना है। मतलब इन्होंने अपने इलियड एंड ओडिसी में कैरेक्टर, चाहे कैरेक्टर हो गए चाहे वस्तु हो गया, उसको ना उसके लिए हमेशा एक ही वो फिक्स एपिथेट का यूज़ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज़ वन दैट इज आस्क्ड। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? देखिए, रिटोरिकल जो क्वेश्चन है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो किसी की जानकारी या आंसर पाने के लिए नहीं पूछा जाता। इसे केवल अपनी बात पर एम्फेसाइज या फॉर इफेक्ट, यानी कि अपनी बात पर जोर देने या सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, कौन नहीं चाहता कि वो खुश रहे? अब बताओ इसमें कहाँ आंसर पाना है? तो रिटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना जिसमें जवाब पाने के लिए नहीं पूछा जाता, ना ही किसी जानकारी, बल्कि अपनी बात पर जोर देने के लिए या सामने वाले को सोचने के लिए मजबूर करने के लिए क्वेश्चन किया जाता है फॉर इफेक्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग एन आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे। इन रिटोरिक इथोस इज एन अपील टू। ठीक है, इथोस क्या होता है? ऑडियंस को इफेक्ट डालने के लिए इथोस का क्या मतलब है? देखिए, जो इथोस है ना, इथोस का मतलब होता है स्पीकर की क्रेडिबिलिटी, कैरेक्टर और अथॉरिटी के आधार पर ऑडियंस को प्रभावित करना। ठीक है, यानी कि स्पीकर ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो ईमानदार है, जानकार है और इसलिए उसकी बात पर भरोसा किया जाना चाहिए। तो इथोस का मतलब ही होता है जो स्पीकर है, जैसे कोई कहानी कहने वाला जो वक्ता होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा द स्पीकर्स कैरेक्टर, क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी। इन रिटोरिक लोगोज इज एन अपील टू। ठीक है, लोगोज क्या होता है? रिटोरिक में जो लोगोज है ना, वो क्या होता है? इसमें भी ऑडियंस को प्रभावित करने के लिए लोगोज का क्या मतलब है? देखिए, लोगोज का मतलब होता है लॉजिक। क्या होता है? लॉजिक, तर्क और रीजन। लोगोस का मतलब होता है लॉजिक और रीजन के आधार पर क्या होता है? ऑडियंस को प्रभावित किया जाता है। जैसे स्पीकर है ना, वो बहुत सारे प्रूफ्स, बहुत सारे लॉजिकल दलील का सहारा लेकर अपनी बात को सही साबित करता है। ठीक है, तीसरा जो पार्ट रहेगा वो पैथोस होगा, जो भावनाओं, तो ये लोगोस हो गया। इसमें ना लॉजिक और रीज़न के थ्रू ऑडियंस को प्रभावित किया जाता है। इथोस जो था, अभी मैंने जो बताया इथोस के बारे में, इथोस मतलब स्पीकर की जो क्रेडिबिलिटी है, कैरेक्टर और अथॉरिटी के आधार पर ऑडियंस को प्रभावित किया जाता है। यहाँ पे ना स्पीकर ना कोशिश करता है कि ऑडियंस को वो दिखा सके, मतलब ऑडियंस को कैसे प्रभावित करना है वो बता सके कि मैं ईमानदार हूँ, मैं जानकार हूँ और मेरी बातों पर भरोसा करो। क्रेडिबिलिटी के आधार पर वो ऑडियंस को प्रभावित करता है, ये इथोस हो गया। लोगोस जो होता है, इसमें जो ऑडियंस है, ऑडियंस को ना लॉजिक एंड रीज़न के आधार पर प्रभावित किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा लॉजिक एंड रीज़न इज़ करेक्ट। और जो आपका एक और है, ध्यान रखना है, पैथोस भी है। पैथोस जो होता है ना, इसमें ऑडियंस को कैसे प्रभावित किया जाता है? इमोशन से। तो ये चीज़ें याद रखनी है। इसमें ऑडियंस को ना प्रभावित किया जाता है इमोशन दिखा के। जैसे राइटर ने क्या किया, अपने प्ले में कोई इमोशन सीन ले आया। अब मूवीज़ वगैरह देखते ही होंगे, तो मूवीज़ में बहुत सारे जैसे सैड मोमेंट आते हैं, इमोशन सीन आते हैं। तो जब इमोशन सीन आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, हम खुद इमोशन हो जाते हैं। तो जो हमारे अंदर का इमोशन जाग जाता है वही होता है पैथोस। यहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर है और जो बाहर जो ऑडियंस देख रही है उसकी एक कनेक्टिविटी बने। समझ में आए? तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेगेटिव कैपेबिलिटी कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद जॉन कीट्स डिस्क्राइब्ड। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी ये जॉन कीट्स की ये कॉन्सेप्ट जॉन कीट्स से जुड़ा हुआ है, जो क्या कहता है। ठीक है, ठीक है। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, ये महान राइटर मतलब कीट्स के अनुसार कि एक महान राइटर की सबसे बड़ी खूबी है। मतलब महान राइटर वो होगा जिसके अंदर ये खूबी होगी, ये खूबी जिसके अंदर है ना, वो महान राइटर होगा। यानी कि नेगेटिव कैपेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है ना जिसके बल पर एक पर्सन अनसर्टिनिटीज़, मिस्ट्रीज, डाउट्स के बीच में आराम से रह सकता है बिना किसी चिड़चिड़ाहट के, तुरंत, यानी कि किसी फैक्ट या किसी रेजुलेशन तक पहुंचने की कोशिश किए बिना। जैसे फॉर एग्जांपल, पता नहीं कि सिचुएशन में भी वो सहज रहता है। और इसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी में सबसे ज़्यादा महान राइटर को इन्होंने किसको माना है? तो शेक्सपियर को माना है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा कि शेक्सपियर ही वो राइटर हैं जो रह सकते हैं। ये अपने ना, इनके अंदर वो एबिलिटी है
जिसके बल पर ये इनके प्लेस में हम देखेंगे बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं, बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, डाउट्स होते हैं, लेकिन ये आराम से स्टोरी कह जाते हैं। ये इसकी बिना परवाह किए ही, बिना किसी फैक्ट, बिना किसी रेजुलेशन तक पहुंचने ही ये कहानी को पूरा दिखा देते हैं। और ये इसमें आराम से ये रहते हैं, सहज हैं। ये नहीं देखते कि ऑडियंस को क्या चाहिए। भाई ऑडियंस देखती है, कोई फिल्म देखती है तो हम उसका रेजुलेशन देखना पसंद करेंगे कि नहीं। लास्ट में भाई कितना भी कहानी इधर उधर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन लास्ट में क्लियर हो जाते हैं ना। लेकिन शेक्सपियर जो राइटर है ना, ये अपने प्लेस में ना लास्ट में भी उन सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं करते हैं। जैसे डाउट्स है तो डाउट्स रहेंगे ही रहेंगे, लास्ट में ख़त्म नहीं होंगे। ऐसी सहजता के साथ ये अपने प्ले को लिख देते हैं। तो ये इनके अंदर ज़्यादा है नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये चीज़ें ध्यान रखना, इसमें ये देखते हैं। और किस में ये बिल्कुल भी नहीं देख पाते, तो स्टिक कॉलरेज में नहीं देख पाते। नेगेटिव कैपेबिलिटी 1% भी नहीं है, इनका कहना ये है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, जल्दी कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, 50 क्वेश्चन थे। और अब हर क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन इस तरह करना तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ही। स्प्रंग रिदम इज पोएटिक रिदम डेवलप्ड बाय, मैं कहीं और टाइम वेस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो में बात करती हूँ आपसे, बस हाँ समझाने में जो टाइम जाता है वो अलग है। तो स्प्रंग रिदम जो है ना, ये एक पोएटिक रिदम है। इसको विकसित किसने किया है, ये भी काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो स्प्रंग रिदम एक पोएटिक डिवाइस है, ओके। तो याद रखना जो स्प्रंग रिदम है ना, ये खास तरह की पोएटिक डिवाइस है, एक पोएटिक रिदम है जिसे फेमस विक्टोरियन पोएट थे जेरॉल्ड मैनली हॉपकिंस ने क्या किया था, डेवलप्ड किया था। ये एक विक्टोरियन पोएट थे, ठीक है। ये एक ना, ये जो पोएटिक रिदम है स्प्रंग रिदम ना, जिसमें सेलेबल्स गिने नहीं जाते, सॉरी जिसमें सेलेबल्स गिने जाते हैं। और कौन सा सेलेबल्स गिना जाता है, स्ट्रेस सेलेबल, स्ट्रेस सेलेबल को गिना जाता है, ठीक है। यानी कि ये पूरी तरह से स्ट्रेस सेलेबल पर ही बेस्ड होते हैं, और जो इसमें अनस्ट्रेस आते हैं उसको नहीं काउंट किया जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, टी.एस. इलियट का टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव रेफर्स टू। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है, इलियट के अनुसार जैसे इमोशन को सीधे, जैसे मैं दुखी नहीं हूँ, मतलब कोई इमोशन है, जैसे मेरे अंदर कोई इमोशन है, मैं नाराज़ हूँ, तो मैं आपको क्या करूँगी ना, बताऊँगी नहीं डायरेक्ट अपने मुँह से कि मैं नाराज़ हूँ आपसे, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, कुछ ऐसे सिचुएशन को, कुछ ऐसे इवेंट्स को आपके सामने रखूँगी जिससे आपको पता चल जाएगा हाँ मैम नाराज़ है। ये होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, बस। तो अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस एंड चेन ऑफ इवेंट्स दैट इवोक स्पेसिफिक इमोशन इन रीडर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इमोशन को सीधे नहीं बताया जाता, जैसे मैं दुखी, ऐसा नहीं बताया जाता। इसके बजाय पोएट क्या करेगा, कोई ऐसा एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट लगा देगा, या फिर कोई सिचुएशन या घटनाओं का एक सीरीज इस तरह रीडर के सामने रख देगा, ताकि रीडर को मन में अपने आप ही पता चल जाए कि हाँ सामने वाला जो कैरेक्टर है वो इमोशन से भरा हुआ है। वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अ प्ले दैट फोकसेस ऑन अ कंटेंसियस सोशल इशू विद द एम ऑफ स्टिमुलेटिंग डिबेट इज अ। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना कि एक ऐसा प्ले है जो किसी कंटेंसेसस यानी कि विवाद, कंट्रोवर्शियल जिसे बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल सामाजिक मुद्दे पर सेंटर्ड है, और जिसका उद्देश्य ना डिबेट को क्या करता है, प्रोत्साहित कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, उस प्ले को क्या कहते हैं जो सामाजिक समस्याओं पर एक डिबेट है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मेलोड्रामा तो नहीं कहेंगे, फार्स नहीं कहेंगे, मास्क नहीं कहेंगे, प्रॉब्लम प्ले कहेंगे, है ना। प्रॉब्लम प्ले, ये जो प्ले होते हैं ना, ये किसी सामाजिक यानी कि सोशल इशू जैसे गरीबी, महिलाओं के अधिकार, भ्रष्टाचार को स्टेज पर लाते हैं, ऑडियंस को दिखाया जाता है, और ऑडियंस को ना उस पर सोचने और डिबेट करने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे कि इब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हेनरिक इब्सन, आपके गोल्सवर्दी, ये सब प्रॉब्लम प्ले लिखते थे, है ना। नेक्स्ट पे आएंगे, अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय द पर्सन देमसेल्व्स इज। किसी पर्सन द्वारा लिखी गई, खुद लिखी गई जीवन गाथा क्या कहलाए। जब कोई पर्सन खुद अपनी जीवनी लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो जब कोई पर्सन खुद अपने जीवन के बारे में लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, है ना। अगर कोई किसी और के जीवन के बारे में लिखे तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑटोबायोग्राफी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, द डिनोटेशन ऑफ अ वर्ड इज इट्स। तो डिनोटेशन क्या होता है, ध्यान रखना, जो डिनोटेशन होता है ना, डिनोटेशन का मतलब किसी शब्द का सीधा लिटरल, सीधा शाब्दिक या डिक्शनरी वाला मीनिंग, लिटरल डिक्शनरी डिफिनीशन। इसमें ना, इसमें कोई छिपी हुई इमोशन या कोई सांस्कृतिक यानी कि कोई भी सांस्कृतिक मीनिंग नहीं होता।
जैसे मैंने कह दिया स्नेक, तो स्नेक का मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब है सांप, है ना, इसका सीधा सीधा मतलब वो सांप, ये डिनोटेशन हो गया। लेकिन इसका जस्ट उल्टा कैनोटेशन एक होता है। कैनोटेशन ये इमोशन से जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें सीधा सीधा मीनिंग नहीं देखी जाती, इसमें ना छिपी हुई कोई इमोशन हो, कोई सांस्कृतिक मीनिंग होता है। जैसे कैनोटेशन मैंने सांप ही बोला, स्नेक। अब कैनोटेशन में अगर हम बात करेंगे तो स्नेक मतलब सांप होता है, यानी कि एक आस्तीन में अगर हम इमोशनली इसे देखें तो आस्तीन में छुपा हुआ सांप भी कहलाता है ना। तो इसका ना अलग ही मीनिंग है, डीप मीनिंग निकालता है, और ये लिटरल मीनिंग कैनोटेशन डिनोटेशन होता है। तो ध्यान रखना, डिनोटेशन जो है वो लिटरल मीनिंग यानी कि डिक्शनरी मीनिंग बताता है, कैनोटेशन इमोशनली अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिटरल, डिक्शनरी मीनिंग करेक्ट। डिनोटेशन, कैनोटेशन देखिए आ गया यहाँ पे। तो कैनोटेशन ऑफ अ वर्ड इज इट्स, तो कैनोटेशन जस्ट मैंने अभी बताया कैनोटेशन क्या होता है। तो कैनोटेशन ये डिनोटेशन का उल्टा है। कैनोटेशन का मतलब उस शब्द से जुड़ा है जो इमोशनल है या जिसका सांस्कृतिक एक इम्प्लाइड मीनिंग है। जैसे मैंने कह दिया रेड, तो रेड जैसे रेड अगर मैंने कहा रेड, तो रेड का ये डिनोटेशन मीनिंग हो गया लाल। भाई रेड का मतलब लाल ही होता है, ये तो समझ में आया, ये तो लाल हो गया, आपको समझ में आ गया, ये तो डिनोटेशन हो गया जो सीधा सीधा मीनिंग बता रहा है। लेकिन अगर कैनोटेशन में इसका बताए तो रेड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी बत्ती कहीं रेड जल गई तो रेड का मतलब कैनोटेशन खतरा, यही तो हुआ। कहीं भी बत्ती जल जाएगी, रेड जल रहा है, तो रेड का मतलब आपने क्या इम्प्लाइड किया, इम्प्लाइड मीनिंग दिखाता है ये। तो रेड का मतलब खतरा भी तो होता है ना, खतरा भी होता है। रेड का मतलब प्यार भी हो सकता है, क्रांति भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये कैनोटेशन हो गया, इस तरह की मीनिंग कैनोटेशन निकालता है। और रेड एक सिंपल रेड मतलब लाल, ये डिनोटेशन हो गया। तो यहाँ पे इम्प्लाइड एंड एसोसिएटेड इमोशनल मीनिंग बताता है। हैगियोग्राफी इज हैगियोग्राफी क्या होती है, तो याद रखना जो हैगियो होता है HAGIO, हैगियो मतलब होता है संत। ओके बच्चा, संत ओरिजिनली देखा जाए तो हैगियोग्राफी का मतलब होता है लाइफ ऑफ, हैगियोग्राफी का मतलब क्या होता है, लाइफ ऑफ अ सेंट्स। यानी कि हैगियोग्राफी मतलब जानते ही हो जीवनी ही होता है, यानी कि इसमें जो जीवनी होती है ना वो सेंट की लाइफ का होता है, संतों के जीवन के बारे में होता है। लेकिन आजकल इस जो हैगियोग्राफी है ना, इस शब्द का यूज़ आजकल क्या होता है ना, एक ऐसी बायोग्राफी के लिए किया जाता है जो अपने सब्जेक्ट्स को एक संत की तरह बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और उसको ना उसकी किसी भी गलती या कमी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो बायोग्राफी दैट आइडियलाइज इट्स सब्जेक्ट। हैगियोग्राफी याद रखना संत से है, इसमें संतों की लाइफ की दिखाया जाता है, यानी कि संतों के जीवन पर दिखाया जाता है। और इसकी ऐसी बायोग्राफी ये होती है ना जिसमें कहीं पे भी बुराई नहीं होती है, बल्कि अच्छा ही दिखाया जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, द कैनन ऑफ लिटरेचर रेफर्स टू। तो लिटरेचर में जो कैनन है इसका क्या मतलब है, कैनन देखिए लिटरेरी में जो कैनन है ना ये उन वर्क्स का ग्रुप है, यानी कि उन वर्क्स का एक ग्रुप है जो स्कॉलर्स और क्रिटिक द्वारा उस लैंग्वेज या फिर संस्कृति का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। ठीक है, ये वो क्लासिक बुक्स होती हैं जैसे कि शेक्सपियर, कालिदास, है ना, जिन्हें आमतौर पर पढ़ाया जाता है और जो सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा माना जाता है, वो होता है कैनन। तो वर्क्स कंसिडर्ड बाय स्कॉलर्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंस, मतलब ऐसे वर्क्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसको पढ़ाया जाता है, हमेशा पढ़ाया जाता है, जैसे शेक्सपियर के वर्क, कालिदास, हिंदी में कालिदास के वर्क, है ना, ये होते हैं कैनन। एपोक्रिफा रेफर्स टू, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एपोक्रिफा का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एपोक्रिफा, देखिए एपोक्रिफा जो होता है ना ये उन राइटिंग्स को कहते हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी या ऑथरशिप डाउटफुल होती है। ठीक है, जिसकी ऑथेंटिसिटी और ऑथरशिप डाउटफुल होती है। ओरिजिनली देखा जाए ये बाइबल से बाहर रखी गई उन रिलीजियस बुक्स के लिए यूज़ होता है जिन्हें ऑफिशियल कैनन का पार्ट नहीं माना गया क्योंकि वो डाउट्स में है, तो उसे हम कहते हैं एपोक्रिफा। तो राइट आंसर वर्क्स ऑफ डाउटफुल ऑथरशिप या ऑथेंटिसिटी, मतलब ऐसी बुक्स जिसकी ऑथेंटिसिटी और राइटर पर डाउटफुल हो। ठीक है, कि किसने लिखा है, क्या यह सच्ची किताब है कि नहीं, तो उसे एपोक्रिफा कहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, जेगुमा इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, कितनी बार ये पढ़ाया है ना। तो जेगुमा क्या होता है, जेगुमा ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। जेगुमा में क्या होता है ना, एक ही शब्द यानी कि एक ही वर्ब
दो अलग अलग शब्दों पर, दो अलग अलग मीनिंग में होता है, ठीक है। मतलब ज़ेगुमा में एक ही शब्द होता है, आमतौर पर एक ही वर्ब का यूज़ ना सेंटेंस में दो अलग अलग शब्द पर या दो अलग अलग मीनिंग निकालता है, सेंस निकालता है। तो यहाँ पे अ वर्ड अप्लाइज टू अदर डिफरेंट सेंसेस, जैसे कि जॉन लॉस्ट हिज कोट एंड टेम्पर। यहाँ पे ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ड है ना, ये दो के लिए आया है, एक कोट के लिए आया है, एक टेम्पर के लिए आया है। यानी कि जॉन ने अपना कोट भी खो दिया, एक तो कोट खोने की बात हो रही है, एक टेम्पर खोने की बात हो रही है। तो ये वर्ब दोनों के लिए आया, लेकिन दोनों जगह अलग अलग मीनिंग दे रहा है। ये होता है ज़ेगुमा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। द पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी मूवमेंट इज कैरेक्टराइज बाय। जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी मूवमेंट की विशेषता क्या है? तो ध्यान रखना, पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट ये जो है, ये ना मॉडर्निज्म के बाद आया है ये मूवमेंट। इसकी मुख्य विशेषता ये है स्केप्टिसिज्म और आयरनी, ठीक है। इसकी मुख्य यही है कैरेक्टरिस्टिक, स्केप्टिसिज्म और आयरनी। स्केप्टिसिज्म क्या होता है? संदेहवाद जिसे कहते हैं। आयरनी विडंबना। ये जो मूवमेंट है ना, ये ग्रैंड नैरेटिव्स, जैसे सत्य की हमेशा जीत होती है, या विज्ञान सब कुछ ठीक कर देगा, जैसे इतनी बड़ी बड़ी बातों को ये क्या करता है? रिजेक्शन करता है पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। ये जो मूवमेंट है पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट, ये क्या करता है? जैसे हमने कह दिया ना कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और साइंस सब कुछ ठीक कर देगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो ये इसको रिजेक्ट करता है पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट, ठीक है। और मानता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होता, बल्कि सब कुछ रिलेटिव होते हैं, ये इनका मानना है। तो स्केप्टिसिज्म, आयरनी एंड रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए फिर यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, क्योंकि 50 क्वेश्चन थे। कैसे लगे? और हर क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर आप पढ़े हैं पहले से तो आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसा तो है नहीं कि कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा, फर्स्ट टाइम भी पढ़ने वाले को तो ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया ही होगा, ऐसा नहीं है। चलिए फिर, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।